नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की आज की बड़ी खबर की ओर। नियुक्ति नियमावली का मसौदा तैयार, अड़चनें दूर करने पर फोकस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न विभागों में शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। 1 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू के पहले सरकार अड़चनें दूर करने की मशक्कत में जुट गई है। राज्य सरकार ने परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है। सरकार की कोशिश है कि ऐसे प्रयास हो जिससे नई नियमावली को कहीं चुनौती नहीं दी जा सके। इसके लिए पूरी मशक्कत की जा रही है। फाइनल पर विधि और वित्त विभाग की सहमति ली जाएगी। माना जा रहा है कि इसकी अड़चनें दूर हो गई तो यह नियमावली स्थानीय नीति और नियोजन नीति का विकल्प बनकर उभरेगी। दोनों नियमावली के कारण राज्य में लगातार विवाद हुए हैं और अब विवादों को हवा देने से बचने की कोशिश की जा रही है। सरकार कहीं न कहीं मध्य मार्ग पर चलने का विचार करती दिख रही है। बता दें कि झारखंड में पुलिस की बहाली में यह व्यवस्था लागू है कि जो झारखंड से मैट्रिक पास होंगे उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इस आधार पर माना जा रहा है कि इस संशोधन को किसी भी स्तर पर बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंत्री के स्तर से फाइल पास होने के बाद कैबिनेट के विचारार्थ भेजा जाएगा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कोविड के लिए 23,123 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का किया ऐलान। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर और ऐसी ही अन्य स्वास्थ्य चुनौती का सामना करने के लिए 23,000 करोड़ रुपए के नए पैकेज की घोषणा की गई है, जिसके तहत देश में निचले स्तर तक स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे का विकास और विस्तार किया जाएगा। नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में कोरोना महामारी से जुड़ी भावी चुनौती से लड़ने के लिए रणनीति तैयार की गई। नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मीडिया को बताया कि 23,000 करोड़ के इस पैकेज में 15,000 करोड़ रुपये केंद्र और 8,000 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान पिछले वर्ष अप्रैल में 15,000 करोड़ रुपये का पहला पैकेज जारी किया गया था। उस समय स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा बहुत सीमित था और इस धनराशि के जरिए चिकित्सा सुविधाओं में बड़े स्तर पर विस्तार किया गया। अब बात मौसम अपडेट की। झारखंड में शुक्रवार को भी बादल छाए रहेंगे। दिन भर ठंडा रहेगा। बारिश होने से तापमान अनुकूल रहेगा। दिन भर में 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसका असर राजधानी और आसपास के जिलों में ज़्यादा हो सकता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों का तापमान 35 डिग्री से नीचे रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तापमान कम होने से पलामू और जमशेदपुर में उमस भरी की गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 55 नए कोरोना संक्रमित, वहीं 110 मरीज ठीक भी हुए। 1 मरीज की मौत हुई। जिले वाइज नए कोरोना संक्रमित की बात करें तो बोकारो से 12, चतरा से 1, देवघर में नहीं मिला है, धनबाद से 6, दुमका से नहीं मिला है, ईस्ट सिंहभूम में 15 नए संक्रमित मिले हैं, गढ़वा में नहीं मिला है, गिरिडीह में नहीं मिला है, गोड्डा में 1 भी मरीज नहीं मिले हैं, वहीं गुमला में 3 मरीज मिले हैं, हजारीबाग से 2 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जामताड़ा में नहीं मिला है, खूंटी से 1, कोडरमा से 1, लातेहार में 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, लोहरदगा में नहीं मिला है, पाकुड़ में नहीं मिला है, पलामू में 1 भी मरीज नहीं मिला है, रामगढ़ में भी नहीं मिला है 1 भी मरीज। वहीं रांची से 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, साहेबगंज में 3, सरायकेला में 1 भी मरीज नहीं मिले हैं, सिमडेगा से 1 नए कोरोना संक्रमित मिला है, वहीं वेस्ट सिंहभूम में 1 भी मरीज नहीं मिला है। 55 नए कोरोना संक्रमित के बाद अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या घटकर 532 रह गई है। अगली खबर, कोरोना में नक्सलियों के सामने गोल्डन चांस, मुख्य धारा में लौटे, पुलिस कराएगी इलाज। खबर के अनुसार आतंक का पर्याय बने नक्सली संगठन अब कोविड संक्रमण के तीसरे लहर की आशंका के बीच दहशत में है। यूं तो पूरा देश कहे या पूरा विश्व ही कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच दहशत में है, पर जंगल में रहकर चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता में बैठने का ख्वाब देखने वाले माओवादियों का हाल कोरोना से बेहद बुरा है। हालांकि तीसरी लहर के पहले नक्सलियों के पास गोल्डन चांस है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से नक्सलियों को यह ऑफर दिया गया है कि अगर वे मुख्य धारा में लौट आते हैं तो उनके इलाज की सारी व्यवस्था पुलिस की तरफ से की जाएगी। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल होमकर ने बताया कि नक्सली संगठन थाना से लेकर मुख्यालय तक किसी से भी संपर्क कर मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं।
वह मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण करें। पुलिस का यह वादा है कि उनके इलाज की सारी व्यवस्था की जाएगी। अगली खबर, मेडिकल व नर्सिंग के छात्रों को अस्थायी नौकरी में प्राथमिकता। खबर के अनुसार कोविड अस्पतालों में इलाज करने वाले मेडिकल व नर्सिंग के छात्रों को राज्य में होने वाले अस्थायी नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी। इसका लाभ अनुबंध पर काम करने वाले उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मिलेगा जो अनुबंध पर कोविड अस्पतालों में काम कर रहे हैं या करेंगे। इसके लिए उन्हें न्यूनतम 100 दिन कोविड अस्पतालों में सेवा देना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने चिकित्सकों की कमी को देखते हुए केंद्र की अनुशंसा पर अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले पीजी मेडिकल, एमबीबीएस तथा बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं को कोविड अस्पतालों में अनुबंध पर बहाल करने का निर्णय लिया है। इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस प्लान के तहत 6 श्रेणी में मानदेय के आधार पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बहाल किए जाएंगे। इनका मानदेय भी तय कर दिया गया है, जिसका भुगतान क्रिटिकल केयर के तहत आवंटित राशि से होगा। साथ ही इन्हें बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा। प्रत्येक जिले में विज्ञापन प्रकाशित कर ऐसे छात्रों की बहाली अनुबंध पर 6 माह के लिए कोविड अस्पतालों में की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। न्यूनतम 100 दिनों तक कोविड अस्पतालों में सफलतापूर्वक कार्य किए जाने पर इन्हें अस्थायी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। जो मानदेय तय की गई है ये बता दें आपको हम कि पीजी मेडिकल के अंतिम वर्ष के छात्र को यह दैनिक जो मानदेय होगा वह प्रतिदिन 3500 रुपया होगा। वहीं एमबीबीएस डॉक्टर के लिए 2000 प्रतिदिन मानदेय, इंटर्न मेडिकल छात्र के छात्रों को 1500 रुपये दैनिक मानदेय प्रतिदिन होगा। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र 1200 रुपये प्रतिदिन में काम करेंगे। बीडीएस या आयुष को मिलेगा 800। बीएससी नर्सिंग जीएनएम के अंतिम वर्ष की छात्रा को 550 रुपया दैनिक मानदेय मिलेगा। अगली खबर की बात करें तो आदिवासी छात्र संघ ने मनाया 21वां स्थापना दिवस। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। आदिवासी छात्र संघ ने गुरुवार को अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान छात्रों ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने संघ से जुड़े लोगों को धन्यवाद करते हुए कहा कि संघ को 21 साल तक सुचारू तरीके से चलाने में सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भविष्य में भी सभी के साथ ही उम्मीद है। इस मौके पर उरांव ने राज्य सरकार पर रोष जाहिर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, मगर अब तक युवाओं को रोजगार देने में सरकार असक्षम रही है। हेमंत सोरेन की सरकार जुमलेबाजी से अलावा कुछ नहीं कर रही है। नियुक्ति की घोषणा बस फाइल और मीडिया तक ही रह गई है। वहीं आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय मीडिया प्रभारी सुमित उरांव ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया था, मगर साल के 6 महीने हो चुके हैं, अब तक किसी को रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की उम्र सीमा को भी ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जुमलेबाजी बंद कर काम करे तो राज्य का भला होगा। शिक्षण संस्थानों को बंद रखना दुर्भाग्यपूर्ण, विशु रजवार। बता दें कि आसू छात्र संघ गोला प्रखंड के कार्यकारी अध्यक्ष विशु रजवार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के आड़ में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने पर लगी हुई है। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर सिर्फ दिखावा करने से साफ प्रतीत होता है कि राज्य सरकार छात्रों के प्रति कितना चिंतित है। एक और राज्य भर में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान को बंद रखा गया है। वहीं दूसरी ओर बार, होटल, जिम, पार्क आदि को खोलने की अनुमति दे दी गई है। छात्र नेता विशु रजवार ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा समझ से बाहर है। जब छात्र अपनी पढ़ाई की बात करते हैं तो राज्य सरकार का जवाब आता है कि अभी कोरोना काल है, भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। जबकि दूसरी ओर होटल, पार्क, जिम में भीड़ की संख्या देखने को मिलता है। अगर सरकार चाहे तो अल्टरनेट डे के हिसाब से छात्रों के पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सहित शिक्षण संस्थान खोल सकती है। दोस्तों, कॉलेज, स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर आपके क्या विचार हैं, आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बतलाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपदा प्रबंधन प्राधिकार के पदाधिकारियों तक यह वीडियो पहुंच सके और स्कूल, कोचिंग और कोचिंग संस्थान को सरकार जल्द खोलने का विचार करे। मानव तस्करी पर सख्त, झारखंड सरकार, दिल्ली से मुक्त कराए गए 26 बच्चे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे देश से मानव तस्करी के शिकार लोगों को मुक्त कराने के साथ उनके पुनर्वास का भी काम किया जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में
मानव तस्करी कर दिल्ली ले जाए गए झारखंड के 26 बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर झारखंड लाया जा रहा है। इससे पहले जुलाई में ही 21 बच्चों को मुक्त कराकर उनके परिजनों को सौंपा गया है। ये बच्चे झारखंड के साहेबगंज, पश्चिम सिंहभूम, गुमला, धनबाद, सिमडेगा एवं बोकारो जिले के थे। इसी तरह जुलाई में अब तक 47 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है। इन बच्चों को एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र झारखंड भवन नई दिल्ली द्वारा स्थानिक आयुक्त मस्त राम मीना के निर्देश पर दिल्ली के विभिन्न स्थानों से दिल्ली पुलिस के सहयोग से मुक्त कराया गया। स्थानीय आयुक्त ने कहा कि झारखंड भेजे जा रहे बच्चों को जिले में संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए उनकी सतत निगरानी की जाएगी। मानव तस्करी के शिकार लोगों को मुक्त कराने से लेकर उनके पुनर्वास तक में एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र की अहम भूमिका रहती है। केंद्र दिल्ली, एनसीआर एवं सीमावर्ती राज्यों में बाल कल्याण समिति, बाल गृहों एवं दिल्ली पुलिस के साथ लगातार संपर्क स्थापित कर मानव तस्करी के शिकार झारखंड राज्य के बच्चों को वापस उनके गृह जिला भेजने के लिए समर्पित है। एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र के द्वारा 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर 10582 है। अगली खबर, सरकारी कर्मियों को एनपीएस में राज्य सरकार का अंशदान मिलेगा अब 14%, आदेश जारी। बता दें कि झारखंड के सरकारी कर्मियों के लिए एनपीएस को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें एनपीएस में राज्य सरकार का अंशदान 14% मिलेगा। राज्य सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मियों के एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% करने का फैसला लिया गया था। रिटायर होने पर कर्मियों को मूल वेतन और महंगाई भत्ता के जोड़ का कुल 14% एनपीएस के तहत प्राप्त होगा। यह फैसला 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा और इस पर राज्य के खजाने पर लगभग 342 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। अगली खबर की बात करें तो वाहनों पर बोर्ड नेम प्लेट लगाने में विरोधाभास पर कोर्ट नाराज, परिवहन सचिव से स्पष्ट जवाब मांगा। खबर के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में वाहनों पर नेम प्लेट या बोर्ड लगाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में सभी जनप्रतिनिधियों को अपने वाहन पर नेम प्लेट या बोर्ड लगाने की छूट दी गई है। वहीं इसी अधिसूचना में कहा गया है कि सिर्फ सरकारी वाहन पर ही बोर्ड लगाया जा सकता है। यह तो अपने आप में विरोधाभास की स्थिति है। कोर्ट ने इस मामले में परिवहन सचिव से स्पष्ट जानकारी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। अगली खबर, जमशेदपुर का श्रम विभाग ने बढ़ाई सख्ती, 44 स्कूलों को नोटिस। स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने का मुद्दा को लेकर श्रम विभाग हुई सख्त। खबर के अनुसार जमशेदपुर का श्रम विभाग ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। इसको लेकर जमशेदपुर के 44 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ के कुलाहन अध्यक्ष कृष्णा सिंह द्वारा की गई शिकायत के आधार पर यह नोटिस की गई है और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन दिया जाए। इसके लिए श्रमिकों की कोटि के अनुसार वेतन देने को कहा गया है। न्यूनतम वेतनमान को हर हाल में लागू करने का आदेश दिया गया है। यह भी बताया गया है कि यह कुशल श्रेणी कर्मचारी को 8,094 रुपया 63 पैसे प्रति माह, अर्धकुशल कामगार को 8,480 रुपये प्रति माह, कुशल कामगार को 11,178 रुपये प्रति माह, अति कुशल कामगार को 12,912 रुपये प्रति माह, लिपिक कर्मचारी को 11,178 रुपये प्रति माह देने को कहा गया है। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां 2 महिला सहित 1 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि पुलिस के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। प्रतिबंधित सीपीआई के 3 सक्रिय सदस्य समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा, एक नई पहल से प्रभावित होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। आत्मसमर्पण करने वाले 3 नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले में 1 लाख की इनामी नक्सली ऊषा किसुक उर्फ ऊषा संथाली, नागेश्वर गंजू, सरिता सोरेन शामिल हैं। उन्हें प्रावधान के अनुसार सरकारी लाभ दिया जाएगा। अगली खबर, वज्रपात से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी के प्रति जागरूक करेगा रथ।
वज्रपात से सुरक्षा और बारिश के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति लोगों को वज्रपात सुरक्षा रथ के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। रांची उपायुक्त छवि रंजन ने 7 जुलाई को वज्रपात सुरक्षा रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया। जिला प्रशासन एवं वर्ल्ड विजन इंडिया के सहयोग से संचालित जागरूकता वाहन विभिन्न प्रखंडों में जाकर वज्रपात के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि वज्रपात से बचाव के लिए जागरूकता आवश्यक है। जागरूकता के अभाव में कई लोग वज्रपात के शिकार हो जाते हैं। इस संबंध में आम लोगों को जागरूक करना सरकार और जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। अगली खबर पलामू से है, जहां बीएड के छात्रों के मुद्दे को लेकर कल्याण विभाग को सौंपा 4 सूत्री मांग पत्र। खबर के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पलामू जिले अंतर्गत मेदिनीनगर के द्वारा बीएड के छात्रों की छात्रवृत्ति संबंधित मुद्दे को लेकर जिला कल्याण विभाग को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। एबीवीपी पलामू के द्वारा निम्नांकित मांग रखी गई है। बीएड द्वितीय वर्ष 2019-2021 के छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित न करते हुए उन्हें कल्याण विभाग का पोर्टल खोला जाए और उन्हें आवेदन करने का मौका दिया जाए। वहीं बीएड प्रथम सत्र 2020-22 के छात्रों के लिए पोर्टल खोला जाए, जिससे ये छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सके और इसका लाभ ले सके। कोरोना के विकट इस परिस्थिति में 15% शुल्क कटौती कर छात्रों के आर्थिक बोझ को कम किया जाए। बीएड के अलावे 2020-21 के वैसे छात्र जो छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन्हें एक मौका दिया जाए।